देखिए आपका अपकृत में जनरल एक्सेप्शन आपका पढ़ाया जा रहा था, यानी कि सामान्य अपवाद। और इसी में आपका आगे बढ़ना है। देखिए अब तक हमने कुछ अपवाद, फिर एक बार हम थोड़ा बता दें तब आपका अपवाद चला जाए। जनरल एक्सेप्शन हमने बताया था टाट में कि जनरल एक्सेप्शन या सामान्य जो अपवाद हैं वे बचाव हैं। बचाव का मतलब कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा किया जाता है वह व्यक्ति अपना बचाव ले सकता है। अगर वह अपना मामला जनरल एक्सेप्शन में सेट कर देता है तो वह कोई मुआवजा नहीं देगा, यानी कि वह क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसी प्रकार आपराधिक मामलों में हमने बताया था कि आपराधिक मामलों में भी जनरल एक्सेप्शन है। वह आपका सेक्शन वाइज है और आईपीसी के अध्याय 4 में यानी कि अध्याय 4 में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक में जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं। एविडेंस की धारा हमने बताई थी वहाँ 105 कि इन अपवादों को साबित करने का भार बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वह अभियुक्त पर होगा, यानी कि अभियुक्त को इस बात को न्यायालय में आपराधिक मामलों में साबित करना पड़ेगा। बंद कर दीजिए हो ठंडा। हाँ, बंद करिए, पंखा हो थोड़ा देर बंद करिए। वो ना बंद करे भाई, एफ एफ लिखा होगा। हाँ, रहने दीजिए, रहने बंद। देखिए आपका फिर देखिए तो जनरल एक्सेप्शन में कुछ हम बता चुके थे। आइए आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा हम बता रहे थे। आपका भाई जो लोग नए हैं, आपका मैंने एक हफ्ता पहले आपका कुछ बातें बताई गई थी और आप वीडियो से पढ़ लीजिएगा आपका जो जिनका छूटा है, क्योंकि दोबारा रिपीट करना मुश्किल है। आइए आगे देखा जाए। आपका जो हम बता रहे थे अपकृत विधि में आपका जो जनरल एक्सेप्शन बता रहे थे वह आपका प्राइवेट प्रतिरक्षा बता रहे थे। आइए एक एक करके देखा जाए। यानी कि जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा होती है या जो प्राइवेट प्रतिरक्षा होती है अपकृत विधि में भी वह बचाव के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। अर्थात यदि वादी प्रतिवादी के खिलाफ सिविल वाद लाता है और ये मांग करता है कि प्रतिवादी से हमें क्षतिपूर्ति या डैमेजेस दिलवाया जाए, तो प्रतिवादी यह बचाव ले सकता है कि हमने वादी को नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन ये नुकसान हम अपने शरीर की रक्षा के लिए या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए पहुंचाए हैं। अतः एक पाई मुआवजा हम वादी को नहीं देंगे, क्योंकि हमारा कार्य किस में आता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा में। प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए सबसे पहले आपराधिक मामला देखा जाए और तब अपकृत्य का मामला। और एक दो केस आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेट और बिहार में पूछा जाता है कि यह केस किससे रिलेटेड है, ये भी याद करना पड़ेगा। तो एक दो केस भी इसमें याद करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले व्यक्तिगत प्रतिरक्षा हम क्रिमिनल मामलों में देखते हैं और तब अपकृत्य में हम आएंगे। देखिए जहाँ तक आपका आपराधिक मामलों की बात है, आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक में प्राइवेट प्रतिरक्षा का उल्लेख किया गया है। यानी कि आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा या व्यक्तिगत प्रतिरक्षा या निजी प्रतिरक्षा कहिए का उल्लेख किया गया है।
अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अगर वह व्यक्ति धारा 96 से लेकर 106 तक में अपना मामला सेट कर देता है तो वह उस अपराध के लिए दंडित नहीं होगा। यानी कि अगर ए ने बी की हत्या की है और ए अपना मामला 96 से लेकर 106 तक की किसी धारा में सेट कर दे तो ऐसी कंडीशन में ए किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। प्राइवेट प्रतिरक्षा शरीर के भी विरुद्ध उपलब्ध है और संपत्ति के विरुद्ध भी। यानी कि अपने शरीर का बचाव करिए, अन्यों के शरीर का बचाव करिए, अपनी संपत्ति का बचाव करिए, अन्यों की संपत्ति का बचाव करिए, यहाँ तक कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं धारा 100 में, और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं 103 में। यानी कि आईपीसी के किस सेक्शन में? 103 में। ये जो प्रतिरक्षा है इसका आधार पूछा जाता है। इसका आधार है कार्य का न्यायानुमत होना, जस्टिफाई होना, न्यायानुमोद्य होना। अर्थात कोई व्यक्ति ये दिखाता है कि हजूर जिस कंडीशन में मैं था अगर आप भी उस कंडीशन में होते तो वही करते जो मैंने किया। अतः मेरा कार्य भले अपराध की कोर्ट में आता है लेकिन मेरा कार्य जस्टिफाई है, न्यायानुमोद्य है, न्यायोचित है। अतः मुझे बचाव दिया जाए। एक उदाहरण भी मैं पिछले टर्म पर बताया था भूमिका में, फिर एक बार वो उदाहरण बताया जाए आपका इसको समझाने के लिए। सांप की कहानी हमने एक बताई थी कि आपका एक व्यक्ति है, वह सांप के मुंह को दाब देता है जोर से और सांप को लगता है कि अब ये हमें मार देगा। तो जैसे ही पकड़ ढीली होती है वह सांप उस व्यक्ति को काट लेता है। तो सांप ने कोई दोष नहीं किया, सांप ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि सांप अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था। यानी कि इसका मतलब कि सांप को अगर लग गया कि अगर हमने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा में इस व्यक्ति को नहीं काटा तो यह व्यक्ति हमारी जान ले लेगा, तो सांप ने काटकर कोई गलती नहीं की। ये नियम आपराधिक मामलों में भी चलेगा और सिविल मामलों में भी। सिविल मामलों में ये है कि अगर प्रतिवादी को ये लगता है कि उसके शरीर या संपत्ति को उचित खतरा उत्पन्न हो गया है और उस खतरे के निवारण के लिए या उस खतरे को रोकने के लिए या उस खतरे को दूर करने के लिए अगर प्रतिवादी कोई कार्य करता है जिससे वादी को नुकसान पहुंचता है तो प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर दो लाइन ये रहा, दो पॉइंट हैं इसके। दो पॉइंट ये हैं कि आत्मरक्षा में बल का प्रयोग शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए किया जा सकता है, जबकि शरीर या संपत्ति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है। यानी कि शरीर या संपत्ति पर आपका खतरा मंडराने लगा है। और जब भी आप बल का प्रयोग करिए, टाट में चाहे आईपीसी में उतने ही बल का प्रयोग करिए जितना प्रतिरक्षा के लिए क्या है आवश्यक। तो फिर आईपीसी में आप लोग बताइए तो कहाँ कहा गया है कि निकारित और निवारित अपहानि में एक माने आपका अनुपात होना चाहिए। यानी कि उतने ही आप बल का प्रयोग करिए
जितना कि आपको अपने बचाव के लिए या संपत्ति या शरीर के बचाव के लिए आवश्यक है। ये शुद्ध रूप से 99 जो धारा आईपीसी की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा की सीमा बताती हैं उसी में कहा गया है। जाकर एक बार देखिएगा कि उतना ही बल का प्रयोग करिए जितना कि बचाव के लिए क्या है आवश्यक। अगर आपने अब कितना बचाव के लिए आवश्यक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितना बचाव के लिए बल का प्रयोग किया जाए। कोई सोने का तराजू नहीं है कि उस पर तौल लिया जाए। थोड़ा बहुत आपका अगर व्यक्ति अपनी सीमा का उल्लंघन कर भी दिया तो उसने कोई अपराध नहीं किया। यानी कि मतलब इसका ये हुआ, दो पॉइंट याद रखिए कि शरीर या बल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब शरीर या संपत्ति के प्रति आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया हो। और दूसरा पॉइंट ये आया कि आप बल का प्रयोग उतना ही करिए जितना प्रतिरक्षा के लिए क्या है आवश्यक। अगर ये दो बातें आप अपकृत में साबित कर दीजिए या आपराधिक मामलों में, तो अगर व्यक्ति अपराध किया है, अगर व्यक्ति अपराध किया है तो वह किसी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। और अगर व्यक्ति अपकृत किया है तो वह एक पाई भी मुआवजा नहीं देगा, लेकिन बचाव को साबित करना पड़ेगा कि हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपका दूसरे पक्षकार को क्या पहुंचाया है नुकसान। लेकिन सतर्क रहिए, उतने ही बल का प्रयोग करिए जितना क्या है आवश्यक। इसी पर आपका एक केस आता है चोर बंदूक वाला, और वहीं आपका कह सकते हैं कि आपको देखना है वर्ड बनाम होल ब्रुक, वर्ड बनाम होल ब्रुक, ये केस आता है आपका। वर्ड बनाम होल ब्रुक का केस आता है। देखिए इसमें क्या हुआ, और न्यायालय ने ये माना कि आपने जो बल का प्रयोग किया वह अधिक किया है। फिर एक बार देखिए, ये प्राइवेट प्रतिरक्षा पर टाट में एक आपका लीडिंग केस माना जाता है। देखिए इसमें हुआ क्या, एक व्यक्ति अपने दीवार पर चोर बंदूक लगाया था। चोर बंदूक का मतलब ये होता है कि अगर आप दीवार पर चढ़ते हैं और आपका हाथ या पैर उस बंदूक माने पड़ गया उस पर, तो बंदूक अपने चल जाएगी और आपको चोट लगेगी। जैसे कि तमाम लोग आपका बिजली का तार ही नंगा दौड़ा देते हैं और लिख देते हैं कि इसमें 440 वोल्ट दौड़ रहा है, यहाँ से आप क्या रहिए, दूर रहिए। तो उसी प्रकार वह कोई हमारे आंगन में न आए, अहाते में न आए, चोर बंदूक लगाया था। तो नियम ये है कि अगर आप चोर बंदूक लगाते हैं तो ऐसी दशा में उसकी उचित सूचना दीजिए। या बिजली का तार दौड़ाते हैं तो कम से कम एक बार बाहर लिख दीजिए कि इसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है, सभी लोग क्या रहें सावधान। तो जैसे कि आपका आयोग भी दिव्यांगों के खिलाफ हमेशा आपका नाइंसाफ़ी कर रहा है। आपका जैसे कि आयोग को भी ये चाहिए था कि जब आप फार्म निकाल रहे हैं, दिव्यांग की कैटेगरी बनाए हैं, कोई दिव्यांग या विकलांग लड़का या लड़की उसमें फार्म भर रहा है, तो आप ऑप्शन ऐसा रखिए कि एक दिव्यांगता जैसे ही किसी ने चूज किया, अपने आप ही दूसरी दिव्यांगता का ऑप्शन बंद हो जाए। ये ऑप्शन होना चाहिए। तो आयोग ने क्या गलती की एपीओ में भी जे में भी, कि आपका सभी विकलांगता की कैटेगरी दे दी। और अगर एक से अधिक आप विकलांगता में आते हैं, यानी कि एक पैर भी गायब हैं, एक हाथ भी गायब हैं,
और अगर किसी ने मार दिया दोनों ऑप्शन, तो आयोग मान रहा है कि आपका नालायक है नौकरी के लिए, यानी कि योग्य नहीं है। तो यानी कि आप एक ही दिव्यांगता का आपका आधार ले सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं, दोनों नहीं। अब समस्या ये है कि जो लड़का दोनों का उल्लेख कर दिया, तो आपको ऑप्शन में ये देना तो कम से कम चाहिए कि एक ही का उल्लेख करिए, नहीं तो आपका फार्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और जैसे ही एक का उल्लेख किया जाए, तो भाई फार्म भरते समय ऑनलाइन है, तो उसमें आयोग को चाहिए था कि दूसरी विकलांगता के ऑप्शन आपका कह सकते हैं कि अपने आप बंद हो जाएं, यानी कि उसको भरा ना जा सके। लेकिन आपका आयोग तो निकाल दिया फार्म। अब लोग सोचे दिव्यांग वाले कि दोनों हाथ में लड्डू, यानी कि आपका दोनों हाथ से खाया जाए, तो एक पैर से भी विकलांग है और आपका हाथ से भी एक, तो दोनों डाल दिए। तो आयोग ने सबको क्या कर दिया, 175 लोगों को जे के प्री से ही बाहर कर दिया। तो वहीं दिव्यांग हम मुकदमा किए हैं, 12 सीट हैं और इतना दिव्यांगता है, इसको दिव्यांगता माना जाए। तो आपका जो जो मैं बताया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उसमें ये आपका है कि दिव्यांगता के आधार पर सामान्यतः विभेद नहीं किया जाएगा। और मैं उस समय भी बताया था कि इस आधार पर अच्छा चैलेंज किया जा सकता है। और वर्तमान समय में जो चैलेंज किया गया है जे के मामले में, वहीं 2016 का वह कानून ही उठाया गया है कि आपका हमें 2016 के कानून द्वारा ये दिया गया है। अतः इस सरकार की अधिसूचना को रद्द किया जाए, यही आपका मने मामला चल रहा है। हो सकता है कि इस कारण से भी आपका जे का प्री का रिजल्ट न आ रहा हो सकता है। वैसे हमें लगता है कि जल्दी ही आ जाना चाहिए, ज़्यादा। देखिए आपका, फिर देखिए इस केस में क्या हुआ, बॉर्ड बनाम होलब्रुक का केस काफ़ी आपका महत्वपूर्ण केस है। और इसमें देखिए आपका होता क्या है, चोर बंदूक लगाई गई थी और सूचना नहीं दी गई थी कि भाई चोर बंदूक यहाँ लगी है। एक व्यक्ति दीवार फांदने का प्रयास किया, तब तक पैर उसका चोर बंदूक पर पड़ गया और उसे आपका चोट लग गया। तो वह जो व्यक्ति चोर बंदूक लगाया था, उसके खिलाफ उसने मुकदमा किया और ये कहा कि हमें जो नुकसान पहुंचा है उनसे मुआवजा दिलवाया जाए। अब जो चोर बंदूक लगाया था वो कह रहा था कि हजूर हमने अपनी सुरक्षा के लिए लगाई थी। लेकिन न्यायालय ने ये कहा कि जब आप खतरनाक चीज लगा रहे हैं, तो कम से कम एक बार आप क्या दे देते, सूचना। आपने सूचना दिया नहीं, कहीं बोर्ड टांगा नहीं, या कोई ऐसी सूचना नहीं दी जिससे लगे कि आपने चोर बंदूक गुप्त रूप से स्थापित की है। अतः आप उत्तरदायी होंगे और आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा कि हम अपने संपत्ति की रक्षा के लिए चोर बंदूक लगाए थे, ये मान्य नहीं होगा। इस प्रकार आपका जो प्राइवेट प्रतिरक्षा अपकृत्य में है, चूंकि सेक्शन है नहीं, तो बिना सेक्शन के ही सिद्धांत वाइज पढ़ने हैं। आईपीसी में तो भाई सेक्शन है, लेकिन यहाँ कोई सेक्शन नहीं है। अगला देखिए, देखा जाए अगला जो आपका बचाव है, वह निसेसिटी, यानी कि आवश्यकता। ये देखा जाए, इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए जहाँ तक अनिवार्यता या आवश्यकता या निसेसिटी का प्रश्न है, अनिवार्यता या आवश्यकता आपराधिक मामलों में भी बचाव है और सिविल मामलों में। तो सबसे पहले
सिविल मामला न देखकर हम क्रिमिनल मामला देखेंगे और आईपीसी का सेक्शन 81 कवर करेंगे। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में आवश्यकता या अनिवार्यता या निषेष्टि को बचाव के रूप में मान्य किया गया है। क्योंकि आईपीसी में सेक्शन है लेकिन टाट में कोई सेक्शन नहीं है, तो अपकृत में बिना सेक्शन के पढ़ना है और आईपीसी में वही बात क्या पढ़नी है, सेक्शन वाइज। अब देखिए आपका दोनों में कई बातें समान मिलेंगी और यानी कि अपकृत में भी आवश्यकता बचाव है और आपराधिक मामलों में भी आवश्यकता बचाव है। तो पहले आपराधिक मामला फिर एक बार देखिए। आप केस भी याद रखिएगा क्रिमिनल मामलों में, तब हम टाट शुरू करते हैं और इसमें आपका केस 2-3 रहेगा वो देखना है। जो केस आपका आईपीसी में है वही केस आपका अपकृत में भी मिलेंगे 2-3 आपका, और 1-2 अधिक मिलेंगे। मैक्सिम भी याद करनी है कि आवश्यकता की प्रतिरक्षा आपका शेक्सपियर का जो कोटेशन है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, वो भी हमें देखना है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत किया जाए आईपीसी से। देखिए अभी अपकृत नहीं पढ़ाया जा रहा है फिलहाल, अभी आईपीसी में हम देखेंगे कि क्या आवश्यकता या निषेष्टि बचाव के रूप में आपराधिक मामलों में मान्य है कि नहीं। उसके बाद हम टाट शुरू करेंगे। जहाँ तक आपराधिक विधि की बात है, आवश्यकता को बचाव के रूप में मान्य किया गया है और वह मान्य किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 81 में। आवश्यकतावश अगर कोई व्यक्ति आवश्यकतावश कोई कार्य करता है, उसका आशय उस कार्य को करने का नहीं होता लेकिन नॉलेज होता है, तो ऐसी कंडीशन में वह बचाव का हकदार होगा, लेकिन कार्य सद्भावना में किया गया होना चाहिए, दुर्भावना में नहीं। कानून ये कहता है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, अर्थात अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सर हेनरी मेन के अनुसार कि अगर व्यक्ति के पास दो बुराइयों का चयन करना हो, तो यानी कि दो बुराइयों में से एक बुराई का चयन अनिवार्य है, आवश्यक है, तो कानून ये कहता है कि आप ऐसी बुराई का चयन करिए जिससे नुकसान कम से कम हो। आवश्यकता की विधि का यही सिद्धांत है कि अगर व्यक्ति के पास दो विकल्प हो, दोनों बुरे विकल्प हो, तो दोनों बुरे विकल्पों में से ऐसे विकल्प का व्यक्ति प्रयोग करे जिसमें कि नुकसान कम हो कि ज़्यादा कम। यानी कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि कारित की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा करनी है, रक्षा करनी है और ऐसी स्थिति आ गई है कि बिना नुकसान पहुंचाए शरीर या संपत्ति की रक्षा नहीं की जा सकती, तो कानून ये अनुज्ञा देता है कि नुकसान तो होगा ही, तो ऐसा कार्य करिए, शरीर या संपत्ति को बचाने के लिए आवश्यकतावश ऐसा कार्य करिए जिससे कि नुकसान ज़्यादा हो कि कम हो, कम हो। अगर आपने ऐसा कार्य गुड फेथ में यानी कि आपका सद्भावना पूर्वक किया है, तो आपराधिक मामलों में आप किसी अपराध के दोषी नहीं होंगे, आप बचाव के हकदार होंगे। जो अब पहले 2-3 उदाहरण देखिए, तब 1-2 लीडिंग केस जो पूछा जाता है वह बताया जाए। 1-2 उदाहरण देखिए आपका। पहला उदाहरण हम बता रहे हैं, मान लीजिए ए एक बड़ा जहाज का कैप्टन है और आपका
इसके सामने अचानक दो जहाजें आ जाती हैं। एक जहाज पर छोटी छोटी नौका, एक जहाज पर 10 लोग सवार हैं, एक जहाज पर 20 लोग। अब ये बड़ी जहाज के कैप्टन के पास तुरंत जहाज रोक नहीं सकता ये। या तो ये 10 जो लोग जहाज नौका पर सवार हैं उस ओर अपना जहाज मोड़ दे, या 20 लोग सवार हैं उस ओर। ये ये जो कैप्टन माने जहाज का चालक है, उसका ये आशय नहीं है कि हम 10 लोगों को मार दें, लेकिन एक को इस बात की जानकारी है कि अगर हम इधर जहाज मोड़ते हैं तो हो सकता है कि ये 10 लोग डूब कर क्या हो जाएं, मर जाएं। तो आप लोग बताइए, अब दो बुराई में से एक बुराई चुनना अनिवार्य है। तो कानून ये कहता है कि आप ऐसी बुराई का चयन करिए जिसमें नुकसान ज़्यादा हो कि कम हो। तो किधर अगर जहाज मोड़ दे तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। तो जिस नौका पर कितने लोग सवार हैं, 10 लोग। क्योंकि बड़ी हानि को रोकने के लिए कौन सी हानि कारित की जा सकती है, छोटी। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पढ़ाया भी था आपका, जो गर्भपात का कानून था उसमें भी मैं पढ़ाया था, यहाँ भी मैं कोरिलेट किया था प्री में, यूपीजे में, कि अगर किसी डॉक्टर के पास ये विकल्प है कि या तो वह माँ को बचा सकता है या बच्चे को, तो अगर डॉक्टर ने बच्चे को मारकर माँ को बचा लिया, यानी कि बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि कारित ही कर दी, तो आवश्यकतावश ऐसा कार्य डॉक्टर ने किया है और ऐसी दशा में डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। ये आईपीसी की धारा 81 भी कवर होगी। फिर आपका गर्भपात में 312 इत्यादि में जाएगा, और फिर जब गर्भपात अधिनियम आप लोग पढ़े थे उसमें भी जाएगा कि जीवन को बचाने के लिए अगर गर्भपात किया जाता है, स्त्री के जीवन को बचाने के लिए, तो वह कोई अपराध माना जाएगा कि नहीं? नहीं। जो लीडिंग केस आपको पढ़ना है, आर बनाम डडले एवं स्टीफेन। अभी आईपीसी चल रही है, अपकृत नहीं, मैं फिर बता दूं, कोरिलेट करके ही पढ़ना है, दोनों में साथ साथ हमें चलते रहना है। यानी कि आर वर्सेज डडले एवं स्टीफेन का केस है। इस केस में देखिए होता क्या है, बहुत लीडिंग केस है आपका 81 पर। आर वर्सेज डडले एवं स्टीफेन। देखिए बीएचयू में आपका कोटेशन बना था, जज का नाम कोलरिज। बीएचयू एलएलएम में इनका कोटेशन बना था, यूपी जेम और एपीओ में भी इनका कोटेशन बन चुका है। वह कोटेशन ये बना था कि सामान्यतः अपने जीवन को बचाना एक कर्तव्य है, लेकिन दूसरे के जीवन को बचाने के लिए इसको बलिवेदी पर चढ़ा देना, निछावर कर देना, यह एक परम कर्तव्य है। ये किस केस में कहा गया? तो आर बनाम डडले एवं स्टीफेन। जज का नाम पूछा गया था बीएचयू एलएलएम में, यहाँ भी पूछ सकता आगे भी। तो ये किसने कहा था? तो जस्टिस कोलरिज। जस्टिस कोलरिज ने। देखिए इसमें क्या हुआ था, बहुत लीडिंग केस है, लगातार पूछा जाता है पीसी में। जैसे टाइटैनिक हादसा हुआ था, वैसे ही समुद्र में एक बड़ा जहाज डूबता है, और तो बड़े जहाज पर आप देखे होंगे कि छोटी छोटी नौकाएं रहती हैं। अगर जहाज डूबने लगता है तो लोग छोटी छोटी नौकाओं पर या जो ट्यूब होते हैं उस पर सवार हो जाते हैं, और आपका उस बड़ी नौका से समुद्र में कूद जाते हैं। तो सेम टाइटैनिक जैसे हादसा होता है, और 4 लोग एक छोटी नौका पर सवार हो जाते हैं। और उनके पास एक चमड़े की थैली में थोड़ा पानी रहता है और एक कछुआ रहता है।
18 दिन तक वह चमड़े का पानी था और कछुआ खा के रहते हैं मैंने आपका। लेकिन 18वें दिन अब ये होता है कि अब क्या किया जाए, अभी तक खोजी दल हमें बचा ही नहीं पाया। अब समस्या ये थी कि अगर समुद्र का पानी नमक ज़्यादा है, पी लेंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे, और नहीं पिएंगे तो भूखे मर जाएंगे। तो ये हुआ कि जो सबसे छोटा लड़का पारकर है, इसी को मारा जाए और इसी को खाया जाए। 18वें दिन डडले और स्टीफन ने ब्रुक्स से कहा कि इस छोटे लड़के को मारा जाए और इसी का मांस क्या किया जाए, खाया जाए। लेकिन आपका ब्रुक्स ने इनकार कर दिया। लेकिन 20वें दिन आपका डडले और स्टीफन ने उस लड़के को मारकर खाना शुरू कर दिया। और 22वें दिन ये लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए गए। जब ये लोग आए देश में, इंग्लैंड में, तो आपका डडले और स्टीफन पर बच्चे की हत्या का मुकदमा चला। डडले और स्टीफन आवश्यकता या निसेष्टी या अनिवार्यता का बचाव ले रहे थे। ये लोग ये कह रहे थे कि हजूर, आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी कि अगर हम लोग बालक को नहीं खाते तो हम लोग मर जाते, क्योंकि समुद्र का आपका खारा पानी पी नहीं सकते थे। अतः आवश्यकतावश हमने बालक की हत्या करके और इसी का मांस खाया और खा के जिंदा रहे। जैसे वैज्ञानिक फिर एक आपका देख ही रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, बर्फ पिघल रहे हैं, तो जो अखबार और टीवी इत्यादि में आ रहा है कि जो वायरस कई हजार साल पहले बर्फ में दब गया था, वह हो सकता है, संभावना जता रहे हैं वैज्ञानिक कि हो सकता है कि वह वायरस आपका पुनः जीवित हो जाए बर्फ से निकलकर, क्योंकि बर्फ में दबी रहती हैं चीज़ें तो बहुत समय तक वह जीवित रहती हैं। तो ऐसी दशा में जो फिल्में बनी हैं कि एक रोग मानव को होता है और वह मानव दूसरे मानव को ही मारकर खाना क्या करता है, प्रारंभ, तो फिर आदिम बाबा के ज़माने में चले जाएंगे, जहाँ एक मानव दूसरे मानव को मारकर क्या करता था, खाता था। वैसे आज भी कुछ लोग हैं, देखिए, रोज 2-4 दिन पर एक घटना ऐसी आ रही है कि मानव ही मानव को मारकर खा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने दिल दहला दहला देने वाली घटना है। आप देखिए समाचार पत्रों में, टीवी में, आपका सोशल मीडिया पर 2-4 दिन में जरूर भारत में ऐसी मानसिकता के लोग आ जाते हैं जो मानव को ही मारकर खाना प्रारंभ करते हैं। कई जगह ये घटनाएं हुई। मैंने जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, वैसे वैसे बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। यानी कि सुख सुविधाएं जितना मिल रही हैं, बुद्धि का विकास फिर आपका आदिम बाबा प्राचीन काल में हम लोग चलते जा रहे हैं। आपका क्योंकि सब समाज की तरह रहना चाहिए। आगे देखिए, इसमें आपका टाट में आगे मैंने आईपीसी में आगे बताया जाए तो इन्होंने तर्क दिया। तो जस्टिस कोलरिज ने इनके तर्कों को मानने से इनकार कर दिया और इन दोनों को बच्चे के मर्डर के लिए, हत्या के लिए दोषी ठहराया। अब कौन कौन सा वाक्य कहा जस्टिस कोलरिज ने? आपका पहला वाक्य ये कहा कि तुम लोग बड़े थे, छोटे बच्चे को अपना मांस खून दे देते तो छोटे बच्चे को ही मार कर खा लिए। और दूसरा, भाई बड़े लोगों का क्या कर्तव्य है कि अपना जीवन माने दूसरे का जीवन ले लें, कि दूसरे के जीवन बचाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दें। तो कोलरिज ने कहा कि सामान्यतः अपना जीवन बचाना एक कर्तव्य है, लेकिन दूसरे के जीवन को बचाने के लिए इसको बलिवेदी पर चढ़ा देना, निछावर कर देना, यह एक परम कर्तव्य है और तुम लोग इस कर्तव्य को नहीं निभाए, अतः तुम लोग मर्डर के लिए क्या होगे,
दोषी। यानी कि आवश्यकता का बचाव इस केस में मान्य नहीं किया गया। अब अपकृत में आ जाइए, अपकृत में देखा जाए तब सही रहेगा। जहाँ तक अपकृत की बात है आपका, फिर एक बार देखिए, अपकृत विधि में भी निषेष्टि या आवश्यकता बचाव के रूप में प्रयुक्त की गई है, मान्य है। अर्थात इसका आधार ये है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए अगर छोटी हानि सद्भावना पूर्वक कारित कर दी जाती है तो उस छोटी हानि के लिए हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी हानि को रोकने के लिए अगर छोटी हानि या छोटा नुकसान कर ही दिया जाए तो अपकृत्य या सिविल मामलों में ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। यह जो सिद्धांत है, यह जो आपका आवश्यकता की प्रतिरक्षा है, इस आपका माने मैक्सिम पर आधारित है कि लोक हित सर्वोच्च विधि होती है, यानी कि जनता का कल्याण सर्वोच्च विधि होता है। पापुली लेक्स सुप्रीमो, रट कर जाइएगा, पूछा जाता है। पापुली लेक्स सुप्रीमो होता है, यानी कि जनहित के लिए बड़ी हानि को रोकने के लिए अगर छोटी हानि कारित ही कर दी जाए तो कानूनन भले नुकसान आपको पहुंचा है लेकिन आप मुआवजा पाने के हकदार नहीं होंगे। आपका जो मैक्सिम है वह ये भी मैक्सिम है कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती, ये भी मैक्सिम याद करना है। क्वाड निसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, क्वाड नेसेसिटास नॉन हैबिट लीगम, यानी कि आवश्यकता विधि को नहीं मानती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अनिवार्यतावश आवश्यकतावश कोई कार्य करता है, अगर उस कार्य के कारण दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, फिर भी दूसरा व्यक्ति मुआवजा पाने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि आवश्यकतावश किया गया कार्य क्षम्य बनाया गया है, यानी कि आपका क्षमा किया गया है। अब कब कहा जाएगा कि आवश्यकतावश किया गया कार्य क्षम्य है? अब इस पर 3-4 केस जो आईपीसी में भी हैं, 2-3 इसमें से, और आपका कह सकते हैं कि टाट में भी हैं। जो आप आईपीसी का दोनों दृष्टांत देखते हैं, सतर्क रहिए 81 के, वह दृष्टांत अपकृत में भी काम करेंगे। और एक केवल आपका केस अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब केस देखिए और आपको बताना है कि क्या बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि आपका कारित करना उचित माना जाएगा कि नहीं। तो पहला केस हम देखते हैं, माउस का वाद। माउस का वाद है भाई आपका, माउस। देखिए माउस के वाद में होता क्या है, ये जो मैं केस बता रहा हूँ, ये केस शुद्ध रूप से मैं बता दूं, आपका जो आईपीसी, जो आपका आईपीसी है और आईपीसी का
देखिए माउस के बाद में होता क्या है, एक लाइन आपका अच्छे से देखिए। एक माउस के बाद में जो आपका होता है उसमें आपका एक मान लीजिए एक नदी है और उस नदी में एक नौका जा रही है। उसमें आपका लोग सवार हैं और सामान भरा है, माने लगेज भरा है। अब नाविक ये देखता है कि लग रहा है कि आपका जो नौका है वह आपका माने बीच नदी में ही डूब जाएगी। अतः नाविक आपका यात्रियों की कंसेंट या सम्मत के बिना उनके लगेज यानी कि जो झोला बैग रहता है वह नदी में फेंक देता है। तत्पश्चात नाव का जो भार है वह कम हो जाता है और नाव किनारे पहुंचती है। जब नाव किनारे पहुंच जाती है तो लोग नाविक के खिलाफ सिविल सूट लाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि नाविक ने हमारे सामान का नुकसान पहुंचाया। यहाँ नाविक निसेष्टि या आवश्यकता का बचाव लेता है और नाविक ये कहता है कि हजूर बड़ी हानि रोकने के लिए हमने छोटी हानि कारित की। इसका मतलब कि हमने बड़ी हानि रोकने के लिए छोटी हानि कारित की। यानी कि अगर मैं इनका सामान नाव से नहीं फेंकते तो ये सभी डूबकर मर जाते। तो इनका जान बचाने के लिए हमने लगेज फेंका। अतः हमने कोई गलत कार्य नहीं किया और बचाव दिया गया नाविक को। सेम इसी प्रकार जो दूसरा आपका केस है वह आपका आग वाला केस है। ये भी आपका आईपीसी में नाविक वाला भी, ये जो दूसरा केस हम बता रहे हैं ये सेम दृष्टांत आईपीसी की धारा 81 में दिया गया, आप देख सकते हैं जाकर। आपका वह जो केस है आपका पोप बनाम शार्प का जो केस आपका है वह आपका ये पोप बनाम शार्प का, पोप वर्सेज शार्प। देखिए इसमें क्या होता है, आग वाला आपका ये केस है। यानी कि पहला जो माउस वाला आपका केस था वह नाव वाला केस था और यह जो आपका कोप बनाम शार्प का हम बता रहे हैं यह आपका कौन वाला केस है, तो ये आपका आग वाला। ये मान लीजिए आग लग गई और आग आपका फैलती जा रही है। तत्पश्चात ये देखा जा रहा है कि पूरा गांव आपका जल जाएगा। ऐसी दशा में दो तीन लोग आते हैं और जो गांव में बीच में मकान रहते हैं उन तीन चार मकानों को गिरा देते हैं ताकि पूरा गांव आपका कह सकते हैं कि आग में न जले। अब आधा गांव जल चुका था, आधा गांव बच जाता है। तो जिनका मकान गिराया गया था बाद में उन लोगों ने आपका मुआवजा के लिए सिविल सूट लाया। तो गिराने वालों ने ये डिफेंस लिया कि हजूर निसेष्टि या आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, अगर दो तीन मकान हम नहीं गिराते तो पूरा आपका गांव जल जाता। अतः हमने आवश्यकतावश कार्य किया है, अतः हम एक पाई भी मुआवजा नहीं देंगे। तो यहाँ भी निसेष्टि या आवश्यकता का बचाव माना गया। सेम आप कह सकते हैं कि डॉक्टर वाला भी उदाहरण ले सकते हैं कि अगर डॉक्टर के पास ये विकल्प हो या तो गर्भवती स्त्री को बचा सकता है या उसके बच्चे को, और डॉक्टर ने बच्चे को बचा मारकर गर्भवती स्त्री का जीवन बचाया है तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया। ये भी याद रखिए। अगला आपका देखा जाए इसमें जो केस है वह किर्क बनाम ग्रेगरी, किर्क बनाम ग्रेगरी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। कहीं फिर केस याद करना पड़ेगा आवश्यकता पर। पहला माउस का वाद जहाज वाला, दूसरा आपका कोप बनाम शार्प का केस आग वाला,
और ये आपका गहना वाला केस है किर्क बनाम ग्रेगरी। किर्क है, किर्क वर्सेज आपका ग्रेगरी। ग्रेगरी, देखिए इसमें क्या हुआ। एक व्यक्ति मर गया था और उसी कमरे में जहां उसकी लाश रखी गई थी कुछ गहने रखे गए थे। तो एक औरत धीरे से उस गहने को हटाकर और दूसरे रूम में रख दी। अब बाद में गहना चोरी हो गया तो वह स्त्री ये बचाव ली कि आवश्यकतावश ऐसा किया जाना आवश्यक था, अतः हमने आवश्यकतावश किया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उस कमरे से गहने का बॉक्स हटाना आवश्यक नहीं था। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन आप आवश्यकता पर ये देखेंगे, फिर एक बार देखिए कि अगर दो बुराइयों में से एक बुराई का चयन अनिवार्य है और व्यक्ति ने उसमें से छोटी बुराई का चयन किया है तो भले नुकसान वादी को हो जाए लेकिन प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य आवश्यकतावश किया हुआ माना जाएगा और आवश्यकतावश किए हुए कार्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन आपका आवश्यकतावश किया गया कार्य इसलिए बचाव है कि पापुली लेक्स सुप्रीमो होती है, लोकहित ही सर्वोच्च विधि होती है और आपका आवश्यकता विधि को मान्यता नहीं देती। यानी कि अगर आवश्यकतावश आप कार्य कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन भी कर दे रहे हैं, तो आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। ये नियम अपकृत में भी बचाव देगा आपका, बिना धारा के, चूंकि सेक्शन है नहीं, लेकिन आईपीसी में भी बचाव देगा। और आईपीसी में याद रखिएगा कौन सा सेक्शन, 81। आईपीसी का केस याद रखिए, कौन सा केस हमने बताया, आर बनाम डडले एवं स्टीफन। जस्टिस का नाम याद रखिएगा, जस्टिस कोलरिज। जस्टिस कोलरिज कोटेशन भी आया है कि आपका जीवन को बचाने वाला कोटेशन। अब आइए अगली प्रतिरक्षा देखी जाए अपकृत विधि में। आपका अगली जो प्रतिरक्षा हम देखते हैं वह तुच्छ हानि देखते हैं। आपका अपकृत विधि में तुच्छ हानि देखिए। तुच्छ हानि यानी कि बहुत कम अपहानि हुई है, यानी कि मामूली अपहानि हुई है। आइए, जो ये मामूली अपहानि या तुच्छ हानि कहिए या बहुत छोटी हानि होना, ये आईपीसी में भी बचाव है और अपकृत में। तो पहले आईपीसी हम देखेंगे और तब आपका अपकृत देखेंगे। देखिए आईपीसी की धारा 95, इस बार तो नहीं, पिछली बार आपका जे में मैक्सिम पूछा गया था। फिर एक बार देखिए आपका, तब मैक्सिम बताया जाए। तुच्छ हानि, अब ध्यान से इसको देखिए। अगर किसी आपराधिक मामलों में पहले बताया जा रहा है आईपीसी की धारा 95, इसके बाद हम अपकृत में आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका आईपीसी में क्या नियम है, क्रिमिनल मामलों में नियम को समझिए। तुच्छ हानि को आईपीसी की धारा 95 में बचाव के रूप में मान्यता दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वह अपराध इतना तुच्छ है कि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति, यानी कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता सामान्यतः, तो ऐसी दशा में अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विधि तुच्छ बात न करिए भाई, कहाँ से आवाज रहे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। वहीं मैक्सिम पूछा गया था, आ सकता है दोबारा। मैक्सिम देखिए, डिमिनिमस नॉन क्यूरेट
लेक्स, डिमिनिमस लिखवाएंगे हम इसको आपका, मैंने ये सब लिखवा जाएगा भाई। डिमिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, यानी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, यही पूछा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और वह अपराध ऐसा है कि आपका किस कोई सामान्य आदमी से अगर पूछा जाए कि क्या इस अपराध के लिए इस व्यक्ति को सजा दी जाए, तो सामान्य आदमी यही कहेगा कि बहुत तुच्छ कार्य है, ये तुच्छ कार्य के लिए किसी व्यक्ति को सजा न दी जाए। अब आइए दो चार तुच्छ कार्य का उदाहरण आईपीसी में देखना है। एक व्यक्ति जा रहा था, आम का एक पत्ता गिरा था, तो ये सही बात है कि जिस व्यक्ति का पेड़ है उस व्यक्ति की सम्मत के बिना आप एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, न ही उठा सकते हैं, क्योंकि वह पेड़ उसके क्या है, कब्जे में। आपने एक पत्ता ही उठा लिया, एक पत्ता ही तोड़ लिया, और तो आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा हो गया, तो आप 95 आईपीसी का बचाव लेंगे कि हजूर हमारा कार्य बहुत तुच्छ था, छोटा था, आम आदमी इसकी कोई शिकायत नहीं करता, अतः हमें आम के पत्ते की चोरी के लिए दंडित न किया जाए। तो बताइए बचाव मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? अब ये है कि रोज आदमी देखिए ट्रेन में जा रहा है, बस में जा रहा है, भीड़ भाड़ में जा रहा है, तो एक दूसरे के शरीर में टच हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो ये सब अपराध हैं, लेकिन सामान्य आदमी इसकी कभी कोई शिकायत करता है नहीं। तो आपका यानी कि तुच्छ कार्यों को कानून क्या मानता है, क्षम। अब ये नहीं कि माला पहना दीजिए जूता चप्पल के और कहिए कि तुच्छ कार्य है, ये सब तुच्छ कार्य नहीं है आपका, ये सब बड़े कार्य हैं। तो अगला देखिए आपका, अब थोड़ा देखा जाए आपका अपकृत में, केस नहीं है ज़्यादा। देखिए जहाँ तक अपकृत की बात है, अपकृत में भी अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपकृत किया है, कोई गलत कार्य किया है, और वह कार्य ऐसा है जहाँ की दूसरे व्यक्ति को बहुत कम नुकसान हुआ है, नाम मात्र का नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान हुआ है कि अगर एक आम आदमी से पूछा जाता कि बताओ क्या तुम ऐसे नुकसान के लिए मुआवजा के लिए मुकदमा करोगे, तो आम आदमी यही कहता कि नहीं हजूर, मैं ऐसे नुकसान के लिए कतई मुकदमा नहीं करता, क्योंकि ये नुकसान तो बहुत क्या है, छोटा। तो अपकृत विधि में भी यह बचाव लिया जा सकता है कि हमारे कार्य से वादी को बहुत कम नुकसान हुआ है, अतः मुझे क्षमा किया जाए, मैं एक पैसा भी मुआवजा नहीं दूंगा। लेकिन सतर्क रहना, सबसे ज़्यादा लेकिन वाला खतरनाक है। लेकिन मैं फिर बता दूं, जहां विधिक अधिकारों का वायलेशन हुआ है वहाँ ये नियम अप्लाई नहीं करता, यानी कि जो ऐसे अपकृत्य हैं, ऐसी गलतियां हैं जो एक्शनेबल पर्सी हैं। एक्शनेबल पर्सी मैक्सिम मैं बता चुका हूँ, याद रखिएगा। एक्शनेबल पर्सी का मतलब स्वतः अनियोज्य है। स्वतः अनियोज्य का मतलब कि भले एक पाई का नुकसान न हुआ हो, लेकिन अगर विधिक अधिकार का हनन हुआ है तो मुकदमा लाया जा सकता है। उसी को हम कहते हैं एक्शनेबल पर सी या स्वतः अनियोज्य दावा। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है स्वतः एक्शनेबल पर सी का मतलब क्या हुआ। मतलब ही यही हुआ कि भले एक पैसे का नुकसान न हुआ हो, फिर भी वाद क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है।
अब इसको समझने का थोड़ा प्रयास करिए फिर एक बार। परंतु या लेकिन जहाँ किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो भले नुकसान बहुत कम हो, ऐसी कंडीशन में वह वाद ला सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ ये मैक्सिम काम नहीं करेगी कि विधि तुच्छ बातों पर ध्यान। और सबसे अच्छा उदाहरण हम बता रहे हैं जो नेट में भी आपका कल के एग्जाम में पूछा गया था, एसबी वर्सेज कौन सा, व्हाइट। इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। एसबी बनाम व्हाइट के केस में 1703 के केस में जस्टिस होल्ट थे। हुआ क्या था फिर एक बार देखिए, क्योंकि समझाना है परंतु में लाकर। एक व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम था, वह मतदान करने गया। मतदान अधिकारी ने उसका वोट लेने से मना कर दिया। जिस प्रत्याशी को वह वोट देना चाहता था वह भारी मतों से विजयी हुआ। तो मतदाता ने बाद में निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ मुकदमा किया। निर्वाचन अधिकारी ये कह रहा था कि हजूर इन्हें एक पाई का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका ये जिसको जिताना चाहते थे वे भारी मतों से विजयी हुआ। मतदाता कह रहा था कि ठीक है हजूर, हमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे अधिकार का क्या? हमारा जो अधिकार था मत देने का, विधिक अधिकार, उसका तो उल्लंघन हुआ, उसकी तो रक्षा करिए। तो ऐसे मामलों में भले नुकसान न हो, भले कम नुकसान हो, लेकिन जहां आपका विधिक अधिकार का मामला है, रक्षा का, ये जो विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, ये मैक्सिम लागू नहीं होगी। और न्यायालय अधिकार की क्या करते हैं? रक्षा। तो बताइए एसपी बनाम व्हाइट में रक्षा किया गया कि नहीं किया गया? और आपका जो कल बताया जाएगा आपका इक्विटी में, वह जो पहला मैक्सिम इसी पर आधारित ही होगा कि साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं रहने देता। यानी कि अगर आपने गलती किया है, कानून में कोई उपचार नहीं है, तो न्यायालय कानून से बाहर जाकर वादी को क्या प्रदान करेंगे? उपचार। यही कल मैक्सिम ही पढ़ना है, यू बी जस्ट आई बी। किस केस में कहा गया? एसबी बनाम वाइट। अगला देखिए इस प्रकार आपका ये जो तुच्छ हानि है ये भी आपका समाप्त हो गई। अगला देखा जाए आपका, अगला जो आपका अपवाद देखा जाए वह आपका एक्ट ऑफ गॉड देखा जाए। यानी कि आपका दैवकृत बहुत पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखिए, भूमिका इसकी कल डिटेल में चलेगा भाई, जितना तैयार है उतना ही बताया जाएगा। भूमिका देखिए, एक्ट ऑफ गॉड आपका जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पूछा गया नेट में और बिहार में, एक्ट ऑफ गॉड को विश मेजर भी कहा जाता है। तो विश मेजर, तो क्वेश्चन ये बनता है कि विश मेजर किसे कहा जाता है? तो दैव कृत्य। दैव कृत्य का मतलब हुआ भगवान का कृत्य। भगवान का कृत्य का मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ नुकसान। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा है और वह आपका प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ है, प्रकृति ने नुकसान पहुंचाया है, तो ऐसी दशा में आपका वादी प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे कि बहुत तेज भूकंप आ गया तुर्की इत्यादि जैसे, और हजारों लोग मर गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बहुत ज़्यादा बारिश ही हो गई, बाढ़ आ गई इत्यादि चीज़ें, ये और या तो बहुत बड़ा रोग फैल गया, लाखों लोग क्या हो गए? मर गए, कोरोना जैसे। तो ऐसी कंडीशन में आपका इसे एक्ट ऑफ स्टेट कहा जाता है, नहीं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब कि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, जैसे पहाड़ ही गिर गया पूरा,
अचानक बादल ही फट गया, या उत्तराखंड में जैसे देख ही रहे हैं कि मकान फट गए, लोगों को हटाया जा रहा है, अब क्या उपाय है? तो आपका कहावत भी कही जाती है कि अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ भी क्या कर देगी? खिलवाड़। जैसे लोगों ने खिलवाड़ किया प्रयोग करके आपका चमगादड़ इत्यादि पर, तो देखिए कोरोना वायरस आ गया और लाखों लोग, हमें लगता है करोड़ों लोग दुनिया से क्या हो गए? स्वाहा। अब कुछ नहीं तो आपका यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है, दोनों देशों के लोग मारे जा रहे हैं आपका, यानी कि बस ये है कि आपका दोनों देशों के लोग क्या हो रहे हैं? मारे जा रहे हैं। आप कल्पना करिए कि सोवियत संघ जब था तो आपका यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था, लेकिन जब सोवियत संघ टूट गया तो आपका रूस की जो, मैंने कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि फिर हम एक सोवियत संघ क्या करेंगे? बनाएंगे, वहीं जबरदस्ती। यानी कि रूस के लोग, मैं बता दूं कि युद्ध के पक्ष में नहीं है, वहाँ के लोगों को भर्ती कर करके जवानों को जबरदस्ती युद्ध में भेजा जा रहा है बिना ट्रेनिंग किए हुए, इसीलिए ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनहानि हुई है वह रूस की हुई है, लेकिन जो शहर बर्बाद हुए हैं आपका यूक्रेन के, इसमें शक नहीं है। लेकिन मारे किसके लोग गए हैं? रूस के सैनिक ही मारे गए हैं। तो रूस ने आपका तमाम आर्मी उतार दिया है, देख ही रहे हैं बौखला कर। हम बताइए। नहीं तो फिर एक बार देखिए, जो सीपीसी हैं वो अस्थाई व्यादेश की बात करती हैं और एसआरए अस्थाई, एक ही लाइन में अंतर है। सीपीसी में केवल अस्थाई व्यादेश हैं और एसआरए में आपका अस्थाई या परपीचुअल। नहीं तो टेम्पररी व्यादेश सब पट लिखा है 37 में कि आपका सीपीसी से कवर होगा, ये तो लिखा ही है बेयर एक्ट में कि व्यादेश दो प्रकार के हो सकते हैं, अस्थाई अस्थाई। अस्थाई व्यादेश सीपीसी के सीपीसी 1908 से कवर होंगे, अस्थाई व्यादेश एसआरए से कवर होंगे। हाँ, नहीं तो अगर अस्थाई भी आदेश आए तो हल्का सा एसआरए दिखाकर पूरा सीपीसी लिखना पड़ेगा, अस्थाई आए तो भाई एसआरए दिखाकर एसआरए लिखना पड़ेगा। ये तो लिख सीपीसी तो लिखेंगे भाई, लेकिन ये दिखाएंगे कि यहाँ दिया गया 37 में आपका कि ये है, बस 4 लाइन वहाँ दिखाना है। उसके बाद पूरी तरह आपका आदेश 39 का रूल 1 लिखना है कि कब ये जारी किया। सिद्धांत भी पूछा जाता है। अस्थाई आदेश जारी करने के 3 सिद्धांत हैं। बिहार में अलग से टिप्पणी में सिद्धांत बना है, तो 10-10 लाइन उसको भी सिद्धांत पूछे तब लिखे, 3 सिद्धांत हैं। तो इस प्रकार आपका ये, यानी कि आपका एक लाइन याद रखें, डिटेल में हम कल इसको पढ़ाएंगे एक्ट ऑफ गार्ड को या विस मेजर को, कि अगर प्राकृतिक, कह सकते हैं कि शक्तियों के अचानक परिचालन के कारण किसी को नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसके लिए फिल्म आप देख सकते हैं, OMG बनी है, यानी कि वो आपका OMG है ना। हाँ, ओ माई गॉड, जहाँ की मुकदमा किया जाता है, तो उसको भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे जोड़कर कि आपका क्या किया जा सकता है क्या नहीं। तो कल क्लास चलेगा भाई, अगला क्लास आपका, क्योंकि कई दिन हो गया, अचानक समय नहीं बढ़ाया जा सकता। देखिए कल से आपका जो शेड्यूल रहेगा भाई, सुबह का 8 से 9 साइंस की क्लास चलेगी। जिनको साइंस पढ़ना हो 8 बजे आए, 8 से 9 बजे तक साइंस की क्लास चलेगी। भाई जीएस कई लोग मांग कर रहे थे अपना पढ़ लें,